हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी में दिए हुए किडनैपिंग और अबडक्शन के प्रोविजन को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 359 से 369 तक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने थेफ्ट के प्रोविजंस को कवर किया है। अगर आप थेफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस की वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 359। सेक्शन 359 कहता है कि किडनैपिंग क्या होती है। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो 359 कहता है कि किडनैपिंग दो तरीके की होती है। पहली तो होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और सेकंड होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये टाइप ऑफ किडनैपिंग बताता है। नाउ सेक्शन 360, व्हाट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया? Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. तो पहली चीज़ क्या क्लियर हो गई सेक्शन को पढ़ के कि 360 जो है ना वो मेजर को भी इंक्लूड कर रहा है और वो माइनर को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इसमें दोनों तरह के पर्सन आ रहे हैं, मेजर भी आ रहा है और माइनर भी आ रहा है। फिर ये क्या कहता है कि जो कोई भी ऐसे पर्सन को कन्वे कर रहा है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पर्सन को कहाँ लेके जा रहा है? इंडिया के बाहर लेके जा रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और उस पर्सन की कंसेंट के बिना उसको इंडिया के बाहर लेके जा रहा है। अगर वो पर्सन कंसेंट दे देगा तो फिर किडनैपिंग नहीं हुई ना, इसलिए यहाँ पे विदाउट द कंसेंट वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, जहाँ कंसेंट आ जाएगी तो वहाँ पे फिर किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं होगा। क्लियर? और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। जैसे कि मान लो अगर वो पर्सन माइनर है या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो उसके जो भी लीगल गार्जियन होते हैं, लॉफुल गार्जियन जो होता है वो ही उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लीगल ऑथोराइज पर्सन है तो अगर उसकी कंसेंट नहीं है और फिर वो उस पर्सन को इंडिया के बाहर ले गया तो उसने क्या किया है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किया है। क्लियर हुआ सेक्शन 360? पहली चीज़ क्या है? वो कन्वे कर रहा है, ठीक है, और बिना उस पर्सन की कंसेंट के कन्वे कर रहा है। और कहाँ पे लेके जा रहा है कन्वे करने के बाद? इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर ले जाना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं। A is a woman living in New Delhi. B takes A to Bangladesh without her consent. B committed the offense of kidnapping A from India. तो यहाँ पे A जो है वो कहाँ रहती है? न्यू दिल्ली के अंदर रहती है। और B जो है क्या करता है? आता है और उसको कहाँ लेके चले जाता है? बांग्लादेश लेके चले जाता है, बिना उसके कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के जो है वो उसको बांग्लादेश लेके चले जाता है। तो B ने क्या किया? B ने सेक्शन 360 के अंदर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस कमिट किया है। क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट वन, सेक्शन 361, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अभी तक हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है। Whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male or under 18 year of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। तो 360 क्या कहता है? जो कोई भी टेक और एंटाइज करता है। टेक का मतलब क्या हो गया? लेके जाना। ठीक है, नॉर्मली टेक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हम उठा के लेके जा रहे हैं ना, वो चीज़ तो हो गई टेक। एंटाइज का मतलब क्या होता है? आप किसी को लालच दे रहे हो, किसी को बहका रहे हो, उसको बहला फुसला रहे हो। ठीक है ना, जैसे हम छोटे बच्चे को टॉफ़ी दिखाते हैं तो छोटा बच्चा उस टॉफ़ी के लालच से आपके पास आता है ना, तो एंटाइसिंग का भी सेम मतलब है कि आप किसी को लालच दे रहे हो, आप किसी को बड़ी बड़ी बातें करके ऐसे सपने दिखाना नहीं होता है, वैसे वाली चीज़ अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कि एंटाइस करना। ठीक है, तो हुएवर टेक और एंटाइसेस किसको कर रहा है? ये माइनर को कर रहा है। ठीक है, माइनर क्या? अभी इसने बताया है कि माइनर कौन है? माइनर 16 ईयर ऑफ एज। अगर वो मेल है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 16 साल होनी चाहिए। अगर वो फीमेल है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18। मतलब ये अंडर 16 और अंडर 18 होने चाहिए, तब ये माइनर कहलाएंगे। ठीक है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, एक तो माइनर हुआ या फिर अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो ये टेकिंग और एंटाइसिंग किसके केस में कर रहे हैं? माइनर के केस में, और अनसाउंड माइंड पर्सन के केस में कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? बिना उनके गार्जियन की कंसेंट के कर रहे हैं। ठीक है, कंसेंट हो गई तो सेम चीज़ किडनैपिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे उनके गार्जियन की कंसेंट के बिना वो उस पर्सन को टेक कर रहे हैं या एंटाइस कर रहे हैं, जिससे कि वो पर्सन
उनके साथ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो गई। आप किसी गार्जियन की लॉफुल कस्टडी के अंदर से उस पर्सन को लेके जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो गया, ठीक है। एज सून एज वो पर्सन जो है उसके गार्जियनशिप की कस्टडी से जैसे ही निकला, ठीक है, तो किडनैपिंग मान ली जाएगी, ठीक है ना। भले ही वो 2 घंटे उसके साथ रह के वापस आ गया हो, तो भी क्या माना जाएगा कि वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हुआ है, ठीक है। उसकी कस्टडी से बाहर आना ही अपने आप में ऑफेंस कमिट होना होता है, ठीक है। नाउ द एक्सप्लेनेशन, द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। तो यहाँ पे बताया कि लॉफुल गार्जियन क्या होता है, जो कि लॉफुली एंट्रस्टेड है, जिसको कि एंट्रस्ट किया गया है कि वो उसकी केयर और कस्टडी करेगा, ठीक है, उसकी देखभाल में जो है वो इंसान रहेगा, उसको हम कहते हैं लॉफुल गार्जियन। क्लियर। नाउ द एक्सेप्शन, this section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। तो पहला तो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, अब हम इसका एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि जब कोई पर्सन जो है गुड फेथ के अंदर, ठीक है, गुड फेथ के अंदर ये मानता है कि वो ही जो है उसका फादर है, ठीक है, उस इलेजिटिमेट चाइल्ड का क्या है, वो फादर है, ठीक है, उसको ये लगता है कि मैं ही जो हूँ इसका फादर हूँ, ठीक है, उस केस में, या फिर उसको लगता है कि वो एंटाइटल्ड है लॉफुल कस्टडी के लिए, ठीक है, उसके चाइल्ड की, है ना। अगर उसको लग रहा है कि वो उसके इलेजिटिमेट चाइल्ड का लीगल फादर है, मतलब वो बिलीव करता है कि हाँ मैं ही इसका फादर हूँ, और सेकंड में क्या हो रहा है कि वो ये बिलीव कर रहा है कि इसकी लॉफुल कस्टडी जो है वो मेरे पास ही है, ठीक है। तो उस केस में अगर वो उस बच्चे को लेके चले जाता है, तो यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए उस चाइल्ड को लेके जा रहा है ना, उस केस में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप होगी, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर वो फादर अपने चाइल्ड को इमोरल पर्पस के लिए लेके जा रहा है या फिर किसी और अनलॉफुल पर्पस के लिए लेके जाएगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हुआ। अब इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। A is a boy of 13 year of age living under the lawful guardianship of his mother Z. B convinces him to accompany him to his house against the consent of his mother। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है उसकी एज क्या है, 13 ईयर की है, और वो अपनी मदर के साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे B आता है और उसको कन्विंस करता है कि वो उसके साथ B के घर पे चले, ठीक है। अगर वो बच्चा चले गया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो क्या हुआ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी मदर की कंसेंट नहीं है, उसकी मदर की कंसेंट के बिना जो है बी उसको अपने घर पे लेके जा रहा है, और वो क्या है, माइनर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है। नाउ सेकंड, बी बिलीव्स दैट ए इज हिज इलेजिटिमेट सन, देन हिज एक्ट ऑफ कन्विंसिंग हिम टू कम टू हिज हाउस विदाउट हिज मदर्स कंसेंट वुड नॉट रिजल्ट इन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो यहाँ पे बी को क्या लगता है कि वो बिलीव करता है कि ए जो है वो क्या है, उसी का सन है, और वो उसको क्या करता है, कन्विंस करता है कि वो उसके साथ उसके घर पे चले, ठीक है। और यहाँ पे वो उसकी मदर की कंसेंट नहीं लेता, क्योंकि उसको लगता है कि वही उसका फादर है ना। तो अगर वो उसको अपने घर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं हुई है, क्योंकि वो खुद भी एक क्या है, लीगल गार्जियन है, ठीक है, लॉफुल गार्जियन है उस चाइल्ड का, इसलिए। क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट, अब इसके केस लॉज देखते हैं। आर वर्सेस प्रिंस, नो बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इस केस में बोला गया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में हम आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकते। इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता देती हूँ। इसमें एक गर्ल होती है, वो 14 ईयर की होती है, ठीक है, माइनर होती है, और वो जो है अक्यूज के साथ जो है चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अक्यूज जो है, जब उससे पूछते हैं कि आपने 14 ईयर की गर्ल को आप लेके गए, तो अक्यूज कहता है कि नहीं, मुझे लगा था कि ये 18 ईयर की है, और इसने मुझे यही बताया था कि मैं 18 साल की हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो है कोर्ट क्या बोलता है कि आप जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि अक्यूज ने यहाँ प्लीड किया था कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि मुझे तो लगा और मुझे यही बताया गया कि वो 18 साल की है, मुझे नहीं पता था कि उसकी एज 14 ईयर्स है, ठीक है। तो मेरी तो यहाँ कोई गलती है ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि नो बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आप उसको लेके गए हो, तो भी आप किसके लिए लायबल हो, किडनैपिंग के लिए लायबल हो। नेक्स्ट केस, वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एंड वॉलंटरीली गोइंग, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था कि एक ले जाने में और एक खुद से जाने के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक गर्ल जो होती है वो जो है खुद से जो है अक्यूज के पास चली जाती है, और जब केस जाता है कोर्ट के अंदर, तो यही डिफरेंस बताया गया
कि एक तो कोई पर्सन जो है खुद उस पर्सन उसको लेके जाता है, इंटेंशन के साथ लेके जाता है, और एक जो है वो पर्सन खुद अक्यूज के पास चल के आता है। यहाँ पे ये गर्ल जो है खुद उसके पास चल के आई थी, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि डिफरेंस है टेकिंग में और वॉलंटरी गोइंग में। Now TD Vadgamma versus State of Gujarat. If person entices other person and that other person enticed and come to that person, then the person shall be liable, but we have to see the act and its effect, rule of proximity. तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई पर्सन जो है, मान लो अक्यूज जो है वो किसी को एंटाइस कर रहा है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि मैं इसको ऐसा लालच दूं जिससे कि ये क्या है, मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर हाँ आप किसी को एंटाइस कर रहे हो और वो पर्सन आपके पास आ रहा है तो आपने किडनैपिंग की है, लेकिन अगर आपने उसको मान लो एंटाइस आज किया और आज के वो 6 महीने बाद आपके पास आ रही है, ठीक है, उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं हो रहा उसके ऊपर, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है बहुत लेटर ऑन हो रहा है, ठीक है। मान लो आज आपने किसी को एंटाइस किया और 2-4 महीने बाद वो पर्सन जो है वॉलंटरीली आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब कोर्ट के अंदर केस गया तो वहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तो एंटाइस किया था, मुझे बहकाया गया था, मुझे ऐसा लालच दिया गया था। तो कोर्ट ने बोला हाँ एंटाइस अगर आप किसी को कर रहे हो किडनैपिंग होती है, लेकिन आपको जो है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को देखना पड़ेगा, टाइमिंग और कनेक्शन देखना पड़ेगा एंटाइस के बीच में और उस पर्सन के आने के बीच में, ठीक है। क्या उस पर्सन का उस एंटाइसिंग से अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमेशा देखनी पड़ेगी जब भी मैटर होगा एंटाइसिंग का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम। इफ कंसेंट गिवन बाय माइनर देन इट इज इररिलेवेंट। अगर माइनर कंसेंट भी दे रहा है तो उस कंसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो माइनर है, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसलिए बोला कि अगर माइनर कंसेंट दे रहा है तो वो इररिलेवेंट मानी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट आता है सेक्शन 362 अबडक्शन। अभी तक हमने किडनैपिंग से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे वो क्लियर किए हैं, इसके एक्सेप्शन पढ़ा है और इसके केस लॉज भी पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि अबडक्शन क्या होता है। Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. तो अबडक्शन जो है ना वो दो तरीके से होता है। पहला तो क्या, जब आप फोर्स से किसी को कंपेल कर रहे हो और उस फोर्स से जब आपने किसी को कंपेल किया तो वो पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड जो है, आप किसी भी डिसीटफुल मीन से उस पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो जिससे कि वो पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, तो आपने क्या किया है, अबडक्शन का ऑफेंस कमिट किया है। क्लियर हो गया। पहला है फोर्स, सेकंड है डिसीटफुल मीन्स, और पर्सन का मूव होना बहुत ज़रूरी है तभी अबडक्शन माना जाता है, ठीक है। इसमें पर्सन का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सन मूव नहीं कर रहा, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, तो अबडक्शन नहीं है। ये चीज़ एकदम क्लियर करना माइंड के अंदर कि मूवमेंट होना ज़रूरी है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए लिखा है, डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक ही है ना। Abduction under this section is not a substantive offense which is not punishable by itself but made criminal only when it is done with one or other of intentions specified in following sections. तो ये कह रहा है कि abduction जो है ना अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। जैसे किडनैपिंग अपने आप में एक ऑफेंस है, वैसे abduction अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर abduction के साथ कुछ इंटेंशन जुड़ा है, ठीक है। मान लो आप किसी पर्सन को जो है फोर्सफुली कंपेल कर रहे हो और उसको कह रहे हो कि तू मेरे साथ वहाँ पे चल, और आपका इंटेंशन क्या है कि आप उसको वहाँ ले जाके मारना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है, मर्डर करना उस पर्सन को। अबडक्शन के साथ आपका इंटेंशन है टू मर्डर दैट पर्सन, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि अबडक्शन के साथ इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप क्यों उस पर्सन को लेके जा रहे हो, ठीक है, तभी जो है वो ऑफेंस ऑफ अबडक्शन कहलाएगा, अदरवाइज जो है वो अबडक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसके साथ कुछ ऐसा क्रिमिनल इंटेंट होना ज़रूरी है तभी जो है वो अबडक्शन होगा। नाउ इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन फोर्स से रिलेटेड, जो फोर्स हमने यहाँ पढ़ा था ना, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। बी स्लैप्स एंड हर्ट्स ए एंड टेल्स हर दैट इफ शी वुड नॉट लिव विथ हिम ही वुड किल हर। In this case, B commits the offense of abduction as he uses forceful means to take A away from her house. तो यहाँ पे B जो है क्या करता है, A को जो है चाटा मारता है और उसको हर्ट कॉज करता है, उसको स्लैप करता है और उसको हर्ट कॉज करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, B ने जो है क्या किया, ऑफेंस कमिट किया है अबडक्शन का। क्यों? क्योंकि उसने फोर्स यूज़ किया, उसने जब उसको स्लैप की तब उसने फोर्स यूज़ किया और उसके साथ उसने बोला कि तुम्हें इस प्लेस से मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ए का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बी उसको स्लैप करके बोल रहा है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो ए वहाँ पे क्या कर रही है, उस पर्सन के साथ जा रही है ना, उसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो उसको फोर्सफुल मीन से लेके जा रहा है ना उसके घर से, तो यहाँ पे उसने ऑफेंस ऑफ अबडक्शन कमिट किया है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट डिसीटफुल मीन्स। अभी तक हमने पढ़ा फोर्स से रिलेटेड इलस्ट्रेशन, अब हम डिसीटफुल मीन्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। A is a man who wears the uniform of a police officer to convince a girl B to come his house with him, and because of his misrepresentation she goes with him. In this case A used deceitful means to commit the offense of abduction. तो यहाँ पे A जो है क्या करता है, वो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन के आ जाता है और अपने आप को ये बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, और वो जो बी नाम की गर्ल होती है उसको कन्विंस करता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, ठीक है। तो बी जो है वो गर्ल सोचती है कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, वो उसके साथ है कुछ और बता कुछ और रहा है, तो बी जो है बिलीव कर लेती है कि ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। तो यहाँ पे बी ने ए ने क्या किया है, ए ने जो है क्या किया, डिसीटफुल मीन से ये ऑफेंस कमिट किया है अबडक्शन का, ठीक है, उसने डिसीटफुल वे से जो है बी को कन्विंस कर लिया और उसको अपने घर ले आया, ठीक है। क्लियर। फॉर अबडक्शन टू बी completed it is essential that the person is compelled to go from one place to some other place, either forcefully or by using deceitful means. It cannot be called abduction if the person is not taken to some place. ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि अबडक्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो, तो उस केस में क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, कि पर्सन जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाए, ठीक है, और वो कैसे जाएगा, या तो वो फोर्सफुल तरीके से जाएगा या फिर वो डिसीटफुल मीन्स से जाएगा, ठीक है, तभी हम उसको कहेंगे अबडक्शन। अगर पर्सन जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा रहा तो अबडक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको ये। नाउ द नेक्स्ट वन। अब इसका केस लॉ देखते हैं। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1960 SC 67। इट वॉज हेल्ड दैट mere abduction is no offense at all. The guilty and wrongful intention must be present for the offense to be punishable. ये वही बात कह रहा है कि अगर आपको अबडक्शन जो है उसको पनिशेबल करना है, किसी पर्सन को उसके अंदर आपको लाइबल ठहराना है, तो उसके लिए आपको कुछ और इंटेंशंस भी प्रूव करने पड़ेंगे। आप सिर्फ अबडक्शन प्रूव कर दो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सब्सटेंटिव नहीं है अपने आप में, ये ऑफेंस नहीं है, ये एक ऑक्सिलरी एक्ट है, ठीक है ना, ये एक ऑक्सिलरी एक्ट है, इसके साथ आपको इंटेंशंस भी प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है, ये केस लो ये कहता है। नाउ सेक्शन 363 अब ये बात करता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। अभी तक हमने किडनैपिंग क्या होता है वो पढ़ा और अबडक्शन क्या होता है वो पढ़ा, अब हम इसकी पनिशमेंट्स देखते हैं। Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and also be liable to fine। ठीक है, जो कोई भी पर्सन जो है क्या करता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कर रहा है या फिर लॉफुल गार्जियनशिप कर रहा है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, 7 साल तक की सजा मिलेगी, और एंड यूज है, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड का यूज है, उसके साथ में उसको फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 363 के अंदर किसका पनिशमेंट है, किडनैपिंग का, जो कि हम 359 के अंदर हम किडनैपिंग पढ़ के आए थे ना, किडनैपिंग 2 टाइप की होती है, तो उसका पनिशमेंट 363 के अंदर है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 363A किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर द पर्पजेस ऑफ बेगिंग, ठीक है। जब हम किसी भी माइनर को जो है क्या करते हैं, किडनैप करते हैं, और मेमिंग का मतलब क्या होता है, उसके हाथ पैरों को काट देते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बहुत बार देखते हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी कुछ उंगलियां कटी हुई होती है, उनके हाथ कटे हुए होते हैं, और फिर वो भीख मांग रहे होते हैं, बहुत बार देखते हैं हम रोड साइड पे, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है कि आप किसी को किडनैप कर रहे हो या फिर किसी को मेमिंग कर रहे हो, उसके कोई भी अंग को आप काट रहे हो, है ना, उस माइनर को, और क्यों काट रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो भीख मांगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, तरस खा के उसको कुछ दे देते हैं ना, तो ये वो वाली बात कर रहा है। Whoever kidnaps any minor or not being the lawful guardian of minor obtain the custody of minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and also be liable to fine। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, जब आप किसी माइनर को किडनैप कर रहे हो उसके लॉफुल गार्जियन से, ठीक है, तो उस केस में आपका पर्पस क्या है कि आप इसलिए उसको किडनैप कर रहे हो क्योंकि आप उससे भीख मंगवा सको, ठीक है। अगर आप ऐसा एक्ट कर रहे हो तो आप पनिशेबल हो
कौन से ऑफेंस के लिए, और इम्प्रिजनमेंट कितना है, 10 साल तक की आपको सज़ा मिलेगी और साथ ही में आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो फ़ाइन देना ही होगा यहाँ पे। Now the second one, whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with imprisonment for life and also be liable to fine। ठीक है, अगर आप किसी भी माइनर को मेम कर देते हो, उसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उसके बॉडी पार्ट जो होते हैं, आप उनको कट करते हो और आपका इंटेंशन क्या है कि आप उसको भीख मंगवाओ या फिर आप बैगिंग वाले जो चीज़ है उसमें आप उसको एम्प्लॉय करो, तो उस केस में सज़ा क्या होगी, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है और साथ में आपको फाइन भी पे करना है। क्लियर हो गया। Now the third one, where any person not being the lawful guardian of a minor employs or uses such minor for the purpose of begging, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of that minor in order that minor might be employed or used for the purpose of begging। ठीक है, जब भी कोई पर्सन जो है लॉफुल गार्जियन नहीं है माइनर को और वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है उस पर्सन को, ठीक है, लॉफुल गार्जियन तो नहीं है वो, लेकिन वो बच्चा उसके पास में ही है और वो उसको एम्प्लॉय कर देता है बैगिंग के पर्पस के लिए, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने उस बच्चे को जो है किडनैप किया है और उसकी कस्टडी इसलिए लिए ताकि वो जो है उस बच्चे को बैगिंग के लिए एम्प्लॉय कर सके और बैगिंग के पर्पस के लिए उसको काम में ले सके। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, शैल प्रिज्यूम माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है। क्लियर हुआ। नाउ फोर्थ सब क्लॉज इन दिस सेक्शन, बेगिंग मीन्स, अब यहाँ पे बेगिंग की डेफिनेशन दी है कि बेगिंग क्या होती है। सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, फॉर्चून टेलिंग, परफॉर्मिंग ट्रिक्स और सेलिंग आर्टिकल्स और अदरवाइज। क्या होता है सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, मतलब कि आप पब्लिक के अंदर जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, कोई कहानी सुना रहे हो दुख भरी, या फिर जो ऐसे करतब नहीं दिखाते चौराहों पे, वैसी कोई ट्रिक्स कर रहे हो आप कुछ आर्टिकल्स बेच रहे हो, बहुत बार ऐसे पेन कॉपी बेचने आते हैं ना, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, वो बैगिंग के अंदर आते हैं। क्लियर। द सेकेंड वन, एंट्रिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म। ठीक है, किसी के प्राइवेट प्रीमाइस पे जाके आप मांग रहे हो, किसी के घर के बाहर जा रहे हो, ठीक है, फिर आप वहाँ जाके भीख मांग रहे हो, उसको भी हम बैगिंग कहते हैं। द थर्ड वन, एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स एनी सोर, वुंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और ऑफ एनिमल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ ऐसी इंजरी, मतलब खून आ रहे होते हैं या फिर आपके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, ठीक है, आपको कोई डिफॉर्मिटी कर दी जाती है, ठीक है, आपको कोई ऐसे वुंड्स दे दिए जाते हैं जिससे कि सामने वाला देख के उसको ऐसा फील हो यार इसको कितनी तकलीफ हो रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है, और फिर आपको जो है इसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो क्या माना जाएगा कि ये बैगिंग है। ठीक है, यूजिंग अ माइनर एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। ठीक है, माइनर को यूज कर रहे हैं किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, तो भी क्या ये भी किस में आ रहा है, बैगिंग की डेफिनेशन में आ रहा है। नाउ द बी माइनर, ए के अंदर हमने पढ़ा कि बैगिंग क्या होती है और बी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि माइनर कौन है। इन द केस ऑफ अ मेल अ पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज एंड इन द केस ऑफ अ फीमेल अ पर्सन अंडर 18 ईयर ऑफ एज। और यही चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, सेक्शन 362 में अबडक्शन के अंदर। तो अगर मेल है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर, एंड फीमेल है तो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर। यहाँ पे याद रखना अंडर वर्ड यूज किया है, ठीक है, 16 साल के नीचे नीचे तक, 18 साल के अंदर अंदर तक, मतलब अंदर अंदर तक ही होना चाहिए। क्लियर। अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 364, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। ठीक है, ये अबडक्शन के केस में हमने पढ़ा था ना कि साथ में इंटेंशन क्लब होना चाहिए, तो ये वो वाले सेक्शन है। अब हम इनको पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है, जो कोई भी किसी पर्सन को किडनैप और अबडक्ट कर रहा है और इस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि वो उसका मर्डर करेगा या फिर उसको ऐसे डेंजर में डालेगा कि जिससे उसका मर्डर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, उसको या तो एलआई मिल जाएगी या फिर उसको रीग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगा जो कि 10 साल तक का हो सकता है और साथ ही में उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नाउ इलस्ट्रेशन, A kidnaps Jed from India, intending or knowing it to be likely that Jed may be sacrificed to an idol.
ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो ए क्या करता है, जेड को किडनैप कर लेता है फ्रॉम इंडिया, जो कि हमने 360 में पढ़ा था, ठीक है। और ए जो है ना, उसको ये पता है, ठीक है, उसको ये नॉलेज है और उसका इंटेंशन जो है वो भी उसको पता है कि अगर मैं जेड को जो है किडनैप कर दूंगा तो उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा आइडल के सामने, ठीक है, भगवान के नाम पे जो है उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, ए ने ऑफेंस कमिट किया है किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर अंडर सेक्शन 364, ठीक है। यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या है, किडनैपिंग और अबडक्शन करने का, कि वो उसका मर्डर करना चाहते हैं, इसलिए वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए फोर्सिबली कैरीज और एंटाइसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर्ड। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ये अबडक्शन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे ए जो है क्या करता है, फोर्स से जो है उसको लेके जाता है या फिर उसको एंटाइस करके लेके जाता है, किसको, बी को, ठीक है। या तो वो फोर्स यूज कर रहा है या फिर उसको एंटाइस कर रहा है और वो उसको उसके घर से दूर लेके जाता है ताकि वो क्या कर सके, बी का मर्डर कर सके, ठीक है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। उसका इंटेंशन क्या है, मर्डर करने का, इसलिए उसने 364 के अंदर ये वाला ऑफेंस कमिट किया है। क्लियर हो गया। तो सेक्शन 364 मर्डर की बात करता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 364A, किडनैपिंग फॉर रैंसम। रैंसम का मतलब क्या होता है, जो किडनैप कर लेते हैं उसके बाद फिरौती वगैरह मांगते हैं ना, उसको हम रैंसम कहते हैं। Whoever kidnaps or abducts any person or keep a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death, hurt to such person or by his conduct give rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state or international intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom shall be punishable with death, imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो सेक्शन 364A क्या कह रहा है, जब कोई पर्सन किसी को किडनैप और अबडक्ट कर रहा है और इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो इसके बाद जो है वो रैंसम मांग सके, किस किस से मांगेगा, यहाँ पे एक तो लिखा है गवर्नमेंट से कर सकता है वो, सेकंड फॉरेन स्टेट के केस में कर सकता है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में कर सकता है, या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। तो चार चीज़ें हैं, वो पर्सन किडनैपिंग और अबडक्शन कर रहा है और वो ये चाहता है कि मैं फिरौती मांगूँ, और वो किस किस से मांग सकता है, गवर्नमेंट से भी मांग सकता है, फॉरेन स्टेट से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी पर्सन से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो उस पर्सन को डिटेन करके रख रहा है, ठीक है, और फिर वो उस पर्सन से डिमांड कर रहा है कि अगर आप मुझे ये इतना नहीं दोगे तो मैं इस पर्सन की क्या कर दूंगा, डेथ कॉज कर दूंगा, या फिर इसको हर्ट कॉज कर दूंगा, या ऐसी कोई भी चीज़ जो है जिससे कि इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो, तो मैं इसके साथ ये करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसने ऑफेंस कमिट किया है 364A के अंदर, ठीक है। तो ये क्या लाइबल किसके लिए होगा, ये पनिशेबल विद डेथ होगा और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा, और साथ ही में उसको क्या पे करना पड़ेगा, फाइन। या तो डेथ से होगा या LI से होगा, लेकिन फाइन के साथ एंड जुड़ा हुआ है तो उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नाउ सेक्शन 365, किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। अब यहाँ पे वो किडनैपिंग और अबडक्शन क्यों कर रहा है, ताकि वो उस पर्सन को जो है चोरी छुपे से है कन्फाइन करके रख सके, कहीं छुपा के रख सके। हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो कोई पर्सन अगर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रख रहा है तो क्या पनिशमेंट है, 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही में उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 366, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज। ठीक है, आप किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूस कर रहे हो वुमन को ताकि वो क्या करे, आपके साथ शादी कर ले। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो 10 साल तक की सजा और साथ में उसको फाइन पे करना है। Now section 366A, procuration of minor girl. Whoever by any means whatsoever induces any minor girl under the age of 18 years to go from any place or to do any act with intent that such girl may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and also be liable to fine। ठीक है, तो जब कोई पर्सन जो है क्या कर रहा है, किसी पर्सन माइनर गर्ल को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो कि अंडर द एज ऑफ 18 ईयर है, और उसको कह रहा है कि तुम इस प्लेस
प्लेस से उस प्लेस पे जाओ, और उस पर्सन को पता है अगर वो इसको ऐसा इंड्यूस कर रहा है तो वो क्या होगा, शी विल बी फोर्स और सीड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, विद अनदर पर्सन। ठीक है, उस पर्सन को इंटेंशन, उस पर्सन को पता है, उसको नॉलेज है, ठीक है ना, और उसको इंटेंशन भी पता है, तो उस केस में वो किसके लिए लायबल होगा, उसको 10 साल की सजा मिल सकती है और साथ में उसको फाइन भी होगा। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 366B। 66A के अंदर तो हमने पढ़ा था प्रोक्योरेशन, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम इम्पोर्टेशन। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। Whoever imports into India from any country outside India any girl under the age of 21 year with intent that she may be or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment extend to 10 year and also liable to fine। तो आप बाहर से किसी लड़की को इंडिया के अंदर बुला रहे हो, और आप क्यों बुला रहे हो कि आप जो है उसके साथ जो भी, मतलब अगर आप अनदर पर्सन को दोगे वो गर्ल, तो उसके साथ क्या होगा, इलिसिट जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो उस केस में जो है क्या होगा, आप लाइबल हो, पनिशेबल अप टू 10 ईयर के लिए, और आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 367 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी। आप किडनैपिंग और अबडक्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और किडनैपिंग और अबडक्टिंग इस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि आप उस पर्सन को क्या कर सको, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सको, और आप उसे आपका स्लेव बना सको। स्लेवरी मतलब कि जैसे नौकर चाकरी के लिए करते हैं ना, वो होता है स्लेवरी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या पनिशमेंट है, 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है, और साथ में आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। क्लियर। Now the next section, section 368, wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person. Whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with same intention and knowledge or for the same purpose as that with or which he conceals or detains such person in confinement। ये सेक्शन क्या कह रहा है ना, जब कोई पर्सन जो है जिसको हम किडनैप और अबडक्ट कर लेते हैं, और जिस पर्सन ने उसकी किडनैपिंग की होती है ना, वो पर्सन दूसरे पर्सन को उस पर्सन का चार्ज दे देता है और कहता है कि तुम इस पर्सन को संभालो मेरे बिहाफ पे, और तुम इसकी देख रेख रखो। ऐसा होता है ना बहुत बार, आप किसी को किडनैप करके ले आते हो और फिर दूसरे पर्सन की कस्टडी में आप उसको दे देते हो और कहते हो कि तू इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर उस पर्सन को पता है, जिसको कि उसकी कस्टडी दी है ध्यान रखने के लिए, उसे पता है कि है ना ये पर्सन, इसकी जो है किडनैपिंग हुई है और इसको जो है अब छुपा के रख रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्सन भी सेम उसी वे में लायबल होगा जिस वे में वो किडनैपर लायबल है। जो किडनैपर को जो सजा मिलेगी ना, वो ही उस पर्सन को सजा मिलने वाली, क्योंकि उसको पता है कि ये पर्सन जो है इसकी किडनैपिंग हुई है, अब इसको मेरे पास रखा है, ठीक है, तो इस केस में उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 368 ये कहता है। Now section 369, kidnapping or abducting child under 10 year with intent to steal from its person. Whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and also be liable to fine। तो अगर कोई भी जो है 10 साल तक के बच्चे को किडनैप कर रहा है और इंटेंशन क्या है कि वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है चुरा सके, जैसे मान लो किसी बच्चे ने चेन पहन रखी है, ठीक है, सोने की चेन उसके गले में है, और कोई जो किडनैपर जो है आके उसको उठा के ले जाता है और उसका इंटेंशन है कि उसको उसके गले की चेन चाहिए, तो फिर वो क्या कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी करना। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है 10 साल के बच्चे के साथ, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 7 साल तक की, और ऑल्सो भी लायबल टू फाइन। तो यहाँ पर जो है किडनैपिंग के जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस है, वो कंप्लीट होते हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में। फर्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग। Section 359 of IPC states two type of kidnapping. Section 360 define kidnapping from India and 361 define kidnapping from lawful guardianship। ठीक है, तो 359 में बताया कि दो तरह की किडनैपिंग होती है और 61 में टाइप को डिफाइन किया है। द डेफिनेशन ऑफ अबडक्शन इज गिवन इन सेक्शन 362, और अबडक्शन कहाँ डिफाइन है, 362 के अंदर है। तो फर्स्ट बेसिस क्या हो गया, प्रोविजन ऑफ लॉ का। नाउ द सेकेंड, एज ऑफ द विक्टिम। As per section 360-361, female kidnapped should be under 18 year and the male should be under 16 year. There is no provision which puts a bar on the age of person abducted। ठीक है, किडनैपिंग के अंदर एज है, लेकिन अबडक्शन के अंदर कोई एज नहीं है, मेजर माइनर कोई भी हो सकता है। क्लियर। Now the third one, means। In kidnapping, person is taken away or enticed। The means doing this is irrelevant to constitute the crime। ठीक है, तो पर्सन जो है किडनैपिंग के अंदर क्या हो रहा है,
या तो हम उसको लेके जा रहे हैं या फिर इंटाइस कर रहे हैं, ये दो तरह के मीन्स से हम उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम उसकी किडनैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन अबडक्शन फोर्स और डिसीट और कंपल्शन इज यूज टू टेक अ पर्सन फ्रॉम ए प्लेस। हमने पढ़ा था कि फोर्स से या डिसीटफुल मीन्स से आप उसको कंपेल कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, अबडक्शन माना जाएगा। क्लियर हो गया। किडनैपिंग के अंदर टेकन और इंटाइस, टेक और इंटाइस वाली चीज है, और अबडक्शन के अंदर फोर्स, डिसीट और कंपल्शन वाली चीज है। क्लियर। नाउ द फोर्थ वन, कंसेंट ऑफ द विक्टिम। Consent of the person kidnapped is immaterial. However, the consent of guardian can be material. Kidnapping के अंदर consent immaterial है, लेकिन अगर उसका guardian consent दे रहा है तो फिर kidnapping नहीं है. In case the person abducted gives his or consent, it is considered that there is no offense. लेकिन abduction के अंदर अगर person consent दे के आपके साथ जा रहा है ना, उसकी इच्छा से जा रहा है और कह रहा है कि हाँ आप मुझे ले चलो, उस केस में कोई abduction नहीं होगा. क्लियर हो गया. Now next, the intention of the accused. In kidnapping, the intention of person kidnapped, the minor or person of unsound mind is immaterial. In abduction, intention is essential to determine the guilt of the accused. तो कहने का मतलब क्या है, किडनैपिंग के अंदर इंटेंशन इममटीरियल है इन द सेंस क्या, अगर आपने किसी पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से बाहर निकाल दिया, जैसे ही आपने निकाल दिया ना, आपने किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया, इंटेंशन वगैरह वहाँ मैटर नहीं कर रहा, आपने जैसे ही उसको वहाँ से हिलाया, उसकी कस्टडी से बाहर ले आया, आपने किडनैपिंग कर दी, भले आपने आगे कुछ भी नहीं किया है अभी तक, लेकिन आपने किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया एज सुन एज आप उसको उस कस्टडी से बाहर लेके आ गए, ठीक है। लेकिन अबडक्शन के केस में क्या है, इंटेंशन होना जरूरी है, ठीक है। गिल्ट, ये अपन पढ़ के आए थे ना कि अबडक्शन जो है इटसेल्फ जो है ऑफेंस नहीं है, ये एक ऑक्सिलरी एक्ट है, लेकिन अगर इसके साथ कोई इंटेंशन क्लब है तो ही ये ऑफेंस बनता है। तो अबडक्शन के अंदर इंटेंशन इज असेंशियल टू डिटरमाइन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, ठीक है। ये भी तो पता लगना चाहिए ना, अक्यूज ने उस पर्सन को अबडक्ट किया क्यों है, उसका इंटेंशन क्या है उसको अबडक्ट करने के पीछे, है ना। इसलिए अबडक्शन में इंटेंशन जरूरी है, वाइल किडनैपिंग में नहीं। सिक्स आता है नेचर। किडनैपिंग इज ए सब्सटेंटिव ऑफेंस, अबडक्शन इज एन ऑक्सिलरी ऑफेंस, ठीक है। तो किडनैपिंग क्या है, सब्सटेंटिव ऑफेंस है, इटसेल्फ एन ऑफेंस है अपने आप में। अबडक्शन जो है ऑक्सिलरी ऑफेंस है। क्लियर। नाउ द सेवन, कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफेंस। किडनैपिंग इज नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। किडनैपिंग जो है निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है, एक बार आपने किसी पर्सन को निकाला और वो किडनैपिंग वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस बिकॉज इट डज नॉट एंड व्हेन अ पर्सन इज मूव फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, रादर कंटिन्यूज विथ एवरी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लेकिन अबडक्शन में क्या होता है ना, मूवमेंट की ही बात हो रही है, किडनैपिंग में कहीं मूवमेंट की बात नहीं हो रही है। अबडक्शन में क्या हो रहा है, आप उस पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो पर्सन जहाँ 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 जाएगा ना, तो ये इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, जब तक वो पर्सन का मूवमेंट हो रहा है तब तक अबडक्शन का ऑफेंस चलता रह रहा है। क्लियर हो गया। 8 आता है कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस। द ऑफेंस इज कंप्लीटेड एज सुन एज पर्सन इज टेकन अवे फ्रॉम द कंट्री और फ्रॉम हिज और हर लॉफुल गार्जियनशिप। ये वही वाली बात आ गई कि किडनैपिंग का ऑफेंस कब कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो जो है कस्टडी से बाहर लाया गया, लॉफुल गार्जियन के केस में तो तब हो गई, और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 60 के अंदर क्या हुआ, जैसे ही वो इंडिया के बाहर ले जाया गया, किडनैपिंग का ऑफेंस कंप्लीट हो गया। बाकी चीज़ें नहीं देखी जाएगी कि उसने उसके साथ कुछ किया या नहीं किया, ये सब चीज़ें इममटीरियल है। आपने ये एक्ट कर लिया, उसको टेकन अवे कर लिया, इसका मतलब आपने किडनैपिंग कर ली है। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड इन्वॉल्व्स फॉर्सिबली और डिसीटफुल टेकिंग अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन अबडक्शन जो है कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ठीक है। ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, हम किसी पर्सन को फर्स्ट पर्सन के पास भेजते हैं, सेकंड के पास, फिर वो तीसरे के पास भेज देता है, तो वो सारी चीज़ें कहलाती है अबडक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में। आई बिलीव कि आपको ये डिफरेंस पढ़ने के बाद में इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई सेक्शन नहीं समझ में आया, कोई प्रोविजन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।